ऑक्सफोर्ड यूनियन में कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। डिबेट के दौरान भारतीय छात्रों ने सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर भी भारतीय छात्रों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने नारेबाजी की है, आतंकवाद को शह देने के आरोप लगाए हैं। दरअसल इस डिबेट में आतंकवादी संगठन और अलगाववादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों को बतौर स्पीकर बुलाया गया था। इसे लेकर भारतीय छात्रों ने नाराजगी जताई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदस्य भारतीय छात्रों ने डिबेट के दौरान कहा कि JKLF एक आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों को इस डिबेट में मौका दिया जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर डरा रहा है। आज भी सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत स्तर 409 बना हुआ है, यानी कि हालात आज भी खतरनाक हैं। बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए आज से राजधानी में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। हालात को काबू में करने के लिए आज से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई बंदिशें लागू होंगी। पहला आदेश ये हुआ है कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी और ये अगले आदेश तक ऑनलाइन ही चलने वाली हैं। इसी के साथ कई अन्य सख्तियां भी बढ़ती जाएंगी। इसके तहत बोरिंग, ड्रिलिंग, तोड़फोड़ जैसे कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। सड़क निर्माण कार्य फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। स्टोन क्रशन पर भी पाबंदी रहेगी। खनन और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां भी फिलहाल बंद रहेंगी। वहीं लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मेट्रो ट्रेनों के 20 और अतिरिक्त फेरे लगेंगे। पहले 40 फेरे अतिरिक्त लगाए जा रहे थे। 20 नवंबर को झारखंड के दूसरे चरण का मतदान होगा और वहीं महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां वो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिरसा मुंडा के बहाने बीजेपी की कोशिश है झारखंड और महाराष्ट्र में आदिवासी वोट बैंक को साधने की। इस मौके पर पीएम मोदी आज आदिवासियों से जुड़ी करीब 6,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके 300 वनधन विकास केंद्र हैं। 10 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। साथ ही 25 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की नींव भी प्रधानमंत्री आज रखेंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ के पनवेल स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचे थे। वहां मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर पीएम मोदी भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ झाल बजाते हुए भी नजर आए। पनवेल में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2013 में जब बीजेपी ने उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया था तो वो रायगढ़ किले में छत्रपति महाराज की समाधि पर गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। जैसे भगवान की मूर्ति के सामने बैठता है भक्त, वैसे ही वो छत्रपति जी महाराज की समाधि पर बैठे और राष्ट्र की सेवा के लिए उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी के कल के मुंबई के शिवाजी पार्क में भी चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। और सबसे खास बात यह रही कि इस रैली में डिप्टी सीएम अजीत पवार या उनकी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। अपनी रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। वो राम मंदिर की बात करते जरूर हैं, कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव भी पारित करते हैं। आघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो आघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो आघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो आघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो आघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। मुझे शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बगैर नाम लिए पीएम ने राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि वो अक्सर कोरे कागज वाला संविधान लहराते नजर आते हैं। ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान। लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद
6-7 दशक तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, वो बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की मुंबई रैली से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने नांदेड़ में रैली की और वहीं राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी को दिखाकर बीजेपी पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के 370 वाले बयान को लेकर पलटवार किया। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लाना चाहती है और इसी बयान को लेकर खड़गे ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि शाह बताएं कि किस कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान दिया है। अमित शाह बोलते हैं कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती। कौन बोले भाई, कब बोले? ऐसी चीजें आप बोलते हो जो अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हुआ है, हो गया है, फिर उसको दोबारा क्यों छेड़ रहे हो? इसका मतलब यू वांट टू कीप इट अलाइव सच इश्यूज टू डिवाइड द पीपल। जाके बोलो ना वहां जम्मू कश्मीर में, वहां तो इलेक्शन हो गया। उद्धव ठाकरे ने महायुति पर हमला बोला है। उन्होंने महायुति नेताओं के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। कल संभाजीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने विरोधियों पर बरसते हुए कहा कि महायुति के नेताओं ने ही भगवे को कलंकित कर दिया है। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक वेळेला उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलं। अरे भगव्याला कलंक तुम्ही लावलात, गद्दारीचा डाग तुम्ही लावलेला आहात आणि आज स्पष्ट मी आरोप करतोय की तुम्हाला महाराष्ट्र मी लुटू देत नव्हतो आणि देणार नाही म्हणून तुम्ही मला संपवायला निघालेला आहात। कारण त्यांना माहिती आहे तुम्ही माझी माणसं फोडली, गद्दारी करून अगदी डोक्यावरती बसवलं, ते तुमचे बूट चाटतायत, पण तुम्हाला माहिती आहे की महाराष्ट्र जो लुटायला येईल त्याच्या पेकाटात बुटाची लाथ घालणारा पहिला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असेल। उद्धव का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने बगैर नाम लिए मुख्यमंत्री शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पर भी वार किया। आज यांना आठवलं मिंद्याना आणि सगळ्यांना, 3 भाऊ, एक जॅकेट भाऊ, दाढी भाऊ, देवा भाऊ आणि सगळे मिळून महाराष्ट्र खाऊ। यांची जी काय वृत्ती आहे, लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी गोष्ट आहे। पटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। महाराष्ट्राला लुटणार आणि आमच्या म्हणजे त्यांच्या दोस्तांना वाटणार, वाटायचा, लुटायचा आणि वाटायचा। 20 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और उसे लेकर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर हारने वाली है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री योगी भी कुर्सी से चले जाएंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है। ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है और आप
आप देख लेना, महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। दिल्ली में एमसीडी मेयर के पद पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। शैली ओबेरॉय की जगह अब महेश खींची बने हैं नए मेयर। कल सियासी सस्पेंस के बीच आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने 133 वोट हासिल करके चुनावों को जीता। बीजेपी उम्मीदवार को 130 वोट मिले हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के 146 वोट थे, लेकिन 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके लड़ाई को दिलचस्प बना दिया था। हालांकि जीत आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की हुई। आम आदमी पार्टी को पहले क्रॉस वोटिंग होने का डर सता रहा था। वार्ड समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3 जोन में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था उन्हें। उसके बाद कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवारों के बजाय बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर दिया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे और अब मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोट किया। टोंक हिंसा के मामले में पुलिस ने 60 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। नरेश मीणा पर यह केस कई जिलों में है। अब पुलिस सभी फाइलों को खंगाल रही है। पुलिस ने कहा है कि अब हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात काबू में हैं। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले भी वहां जबरदस्त हिंसा हुई। झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए और इस मामले में पुलिस सख्ती से कार्रवाई में जुटी है। है छुटपुट इस गिरफ्तारी के बाद में और इस घटनाक्रम के बाद कोई 1-2 जगह छुटपुट जाम लगाने की कोशिश की थी, पर समझाइश से और हल्का बल प्रयोग करने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया है। अभी गांव में पूर्णतया शांति है और जनप्रतिनिधियों ने भी समझाइश करने के बाद शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। जो भी मुलजिम बच्चे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो नरेश मीणा है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और ये कई जिलों में 12 है, जयपुर है, कई जिलों में वांछित अपराधी है। उन सभी मुकदमों में इसको फाइलें खोल करके और उसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज लगातार 5वां दिन है। वैसे एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने कुछ अहम फैसले किए, लेकिन छात्रों का कहना यह है कि जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बीती रात भी चला है। छात्रों ने आरओ और एआरओ परीक्षा स्थगित करने के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि आयोग इस परीक्षा का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे, तभी वो अपना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। कल यूपी सरकार ने पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन और शिफ्ट में कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि आरओ और एआरओ परीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो रिपोर्ट आने के बाद आखिरी फैसला लेगी। इन्होंने आयोग ने नोटिस दी है, उसमें एक तरह सा ऐसा करके किया कि पीसीएस वालों का और आरओ वालों का अलग अलग करके, क्योंकि दोनों जो अभ्यर्थी थे दोनों एक साथ पेपर की एक शिफ्ट में कराने की मांग कर रहे थे। अब उन्होंने पहले पीसीएस का कर दिया और उसके लिए कमेटी गठित कर दी है।